गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 4 इंटरनेशनल अकाउंटिंग। तो आज हम लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग के जो एमसीक्यूज़ हैं फॉर द ईयर 2021, 2020 एंड इवन 2019, जो आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था उसके, यानी कि तीनों साल के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अगर हम 2019 को इंक्लूड करते हैं तो हमारे एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और वैरायटी काफ़ी मिलती है हमको। यस, तो लेट्स स्टार्ट विद द जुलाई 2021। गुजराती में भी मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी एमसीक्यू, तो दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट फर्स्ट वाला वीडियो, दैट इज़ फॉर एमसीक्यू। तो सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स। 10 मार्क्स के हैं, 5 लिखने हैं, 2 मार्क्स ईच। सबसे पहला, which is international financial instrument, this one, which is international financial instrument। कौन है जो international financial instrument है? and your right answer is depository receipt, DR, this one, DR। अच्छा, कई बार ADR भी होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आई थिंक एक आध ईयर ऐसा भी है जिसमें ये एमसीक्यू है जिसमें ऑप्शन EDR है, तो वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर अंडर IFRS। कौन सा है फाइनेंशियल रिपोर्ट जो IFRS के अंडर प्रिपेयर नहीं होता है? एंड योर राइट आंसर इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, B। फंड फ्लो स्टेटमेंट ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है, मतलब 2-3 बार पूछा गया हुआ है। ओके, नाउ द थर्ड वन, फॉरेन करेंसी रिस्क अराइजेज इन, मतलब फॉरेन करेंसी रिस्क किस में होता है? तो इन सारों में फॉरेन करेंसी रिस्क है, जैसे कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड फॉरेन ब्रांच ट्रांजैक्शन। तो इसका आंसर है D। एक्सचेंज ऑफ वेरियस करेंसीज एट फॉरवर्ड रेट इज कॉल्ड, मतलब जब वेरियस करेंसीज का आप एक्सचेंज करते हैं तो जो फॉरवर्ड रेट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे, जो फॉरवर्ड रेट होता है उसे हम कहते हैं C ऑप्शन, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये राइट आंसर है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। इसका राइट आंसर D है। एमकॉम में ऐसी उम्मीद नहीं करने की बीकॉम की तरह कोई सीरियल पकड़ लेवे, सीरीज पकड़ लेवे और उस हिसाब से चले। हाँ, यू आर एमकॉम स्टूडेंट्स एंड इवन यू आर लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, सो बी केयरफुल। Now the next one is IFRS 1 is related to, यानी कि IFRS 1 किस चीज़ से रिलेटेड है? एंड योर राइट आंसर इज D, दैट इज़ फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS। मतलब IFRS 1 जो है वो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के लिए, अडॉप्शन से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 6, IFRS आर इश्यूड बाई, यानी कि IFRS कौन इश्यूड करता है? तो IFRS इश्यूड करता है IASB, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी कि ऑप्शन C। बहुत बार पूछा हुआ, या तो आपसे ये पूछेंगे कि IFRS इश्यू किसने किया, या तो आपसे ये कहेंगे कि IFRS डेवलप किसने किया। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, या 3-4 आपको दिख ही रहे हैं, तो आपको इन सब के लॉन्ग फॉर्म भी याद कर लेना। इसका तो मैंने बताया IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। नाउ द नेक्स्ट नंबर 7, द ट्रांजेक्शन विच इज़ डिनोमिनेटेड इन और रिक्वायर सेटलमेंट इन फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड, यानी कि वो ट्रांजेक्शन जो फॉरेन करेंसी में सेटल होने के लिए ज़रूरी है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दिस वन, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर B, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। नाउ नंबर 8, द स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट फॉर एक्सचेंज ऑफ 2 करेंसी, यानी कि एक स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट चाहिए जब हम 2 करेंसी का एक्सचेंज करते हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट, यानी ऑप्शन नंबर C। नाउ नेक्स्ट इज, अंडर विच अप्रोच द चेंज इन एक्सचेंज रेट इज रिकॉर्डेड एज अ सेपरेट ट्रांजेक्शन, यानी कि किस अप्रोच में हम एक्सचेंज रेट का जो चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो ट्रीट करते हैं एज अ सेपरेट ट्रांजेक्शन, मतलब वो अलग से ही ट्रांजेक्शन, वो मिक्स नहीं है। एंड योर आंसर इज डबल ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर B। नाउ द नेक्स्ट इज, अंडर गुडविल और कैपिटल रिजर्व इज रिकॉर्डेड बाय परचेजिंग कंपनी, मतलब किस मेथड के अंदर हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व को परचेजिंग कंपनी के अंडर रिकॉर्ड करते हैं? तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। 10वें का आंसर है ऑप्शन नंबर D, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि आप किस तरह से उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 11, द फर्स्ट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इन द ईयर। ये आपका लास्ट चैप्टर है कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने का जो एग्रीमेंट था वो सबसे पहले कौन से ईयर में पास हुआ था? तो विच इज़
and the right answer is 1899, 1899. And your last MCQ, the government of India took first step against double taxation by forming. ये भी आपका लास्ट चैप्टर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला स्टेप जो लिया था अगेंस्ट डबल टैक्सेशन वो किस कमेटी को फॉलो करके लिया था, तो दैट इज इनकम टैक्स इंडियन स्टेट कॉर्पोरेशन, तो ऑप्शन नंबर बी। सो ये हुए आपके MCQ के आंसर फॉर द ईयर 2021। अगर मैं गुजराती में बता दूं तो गुजराती के अंदर आपके आंसर हैं आंतरराष्ट्रीय नाણાકીય સાધન છે ડિપોઝિટરી રસીદ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સાધન છે। ખાલી જગ્યાનો સમાવેશ IFRS હેઠળ તૈયાર કરવાના નાણાકીય અહેવાલમાં થતો નથી। નાણાકીય અહેવાલમાં IFRS અંડરમાં થતો નથી અને તમારો જવાબ છે ફંડ ફ્લો यानी कि ભંડોળ પ્રવાહ પત્રક। ધ નેક્સ્ટ MCQ ઇઝ વિદેશી ચલણ જોખમ ખાલી જગ્યામાં ઉદ્ભવે છે બધામાં જ। વિદેશી જે જોખમ હોય ચલણનું એ આ બધી જ પ્રવૃત્તિઓમાં હોય છે। નેક્સ્ટ ઇઝ નંબર 4, જુદા જુદા ચલણોની ફોરવર્ડ દરે આપ લે થાય તેને શું કહે છે? આપણે અલગ અલગ ચલણોની ફોરવર્ડ દરે આપ લે કરતા હોઈએ તો એને શું કહેવાય? તો એને કહેવાય ફોરવર્ડ વિનિમય કરાર, ઓપ્શન નંબર સી। IFRS 1 એ ખાલી જગ્યા સાથે સંબંધિત છે તો તમારો આન્સર આવે છે ડી, દેટ ઇઝ પ્રથમ વખત IFRS સ્વીકૃતિ સાથે સંબંધ છે। IFRS ખાલી જગ્યા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે IASB, ઇન્ડિયન અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ। વ્યવહારો કે જેમાં નામના અને જે માટે વિદેશી ચલણ જરૂરી હોય તેને ખાલી જગ્યા કહે છે, એટલે કે જેની અંદર વિદેશી ચલણ જરૂરી હોય એ વ્યવહારોને આપણે શું કહીએ છીએ? એન્ડ ધ રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, વિદેશી હુંડિયામણના વ્યવહાર। તમે છે ને MCQ જરા ધ્યાનથી વાંચો ને તો બહુ ઓબ્વિયસ આન્સર છે। બે જુદા જુદા ચલણો વચ્ચેના વિનિમયનો ગુણોત્તર એટલે શું? એટલે કે એક્સચેન્જ જે જુદું જુદું ચલણ હોય એ બંને વચ્ચેનો જે વ્યવહાર થતો હોય એના ગુણોત્તરને તમે શું કહેશો? તો એના ગુણોત્તરને આપણે કહીશું ફોરવર્ડ દર। નંબર 9, કયા અભિગમ હેઠળ ચલણ દરમાં ફેરફારની નોંધ અલગ વ્યવહાર તરીકે કરવામાં આવે છે? તો યોર આન્સર ઇઝ બી, દ્વિવ્યવહાર, ડબલ ટ્રાન્ઝેક્શન। કઈ પદ્ધતિ અનુસાર પાઘડી કે મૂડી અનામત ખરીદનાર કંપની દ્વારા નોંધવામાં આવે છે? તો આનો જવાબ આવશે 10thનો આન્સર છે ડી, દેટ ઇઝ ખરીદી સ્વરૂપે સંયોજન। આ તમારે અકાઉન્ટ્સમાં આવતું હતું। પ્રથમ ડબલ ટેક્સ અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ કયા વર્ષમાં થયો હતો? 1899માં। એ, ભારત સરકારે ડબલ ટેક્સ સામે ખાલી જગ્યા નિર્માણ કરીને પ્રથમ પગલું ભર્યું હતું આવકવેરો ભારતીય રાજ્ય નિગમ। તો આ થયા તમારા ગુજરાતીમાં MCQના આન્સર। જુલાઈ 2021નો MCQ આપણે સોલ્વ કરી દીધો છે સ્ટુડન્ટ્સ। આના ટેક્સેશન એટલા માટે યાદ આવ્યું કે તમે બધા બહુ રિક્વેસ્ટ કરી હતી, બટ આઈ એમ રિયલી સોરી સ્ટूडेंट्स, आई एम टोटली हेल्पलेस इन सर्टेन सब्जेक्ट। जब तक मैं खुद इतनी कॉन्फिडेंट ना हो कि मैं आपको सही सिखा रही हूँ तब तक मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगी। मैं जब जो भी वीडियोस आप मेरे देखते हो और आप पसंद करते हो तो आप मुझे जो कमेंट करते हो वो आप इसलिए करते हो बिकॉज आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दैट सब्जेक्ट कि मैं आपको जो भी सिखा रही हूँ बहुत सही सिखा रही हूँ। तो जहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा भी 19-20 लगेगा ना, 19-20 की नहीं यार, टैक्सेशन इज़ वन ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो मैंने कोशिश तो करी थी बट मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाई और इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, बट मैं अपने आप को उसके लिए तैयार करूँगी एंड आई विल डेफिनेटली पुट मोस्टली सारे सब्जेक्ट के वीडियो डालूँ ऐसी कोशिश करूँगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट आई विल ट्राई। अभी हाल फिलहाल इंटरनेशनल अकाउंटिंग के इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैंने उसमें अच्छा खासा थोड़ा होमवर्क करा हुआ है और आपके लिए सही चीज़ है ये मुझे पता है, दैट्स वाई। चलिए सितंबर 2020 का पेपर हम देखते हैं। उसमें भी पहले हम MCQ करते हैं। MCQ सेम 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है आपका, तो उस हिसाब से हमें 5 MCQ लिखने हैं। फर्स्ट MCQ, ओके, नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग? सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूनिवर्सल मेथड है, ट्रांसलेशन मेथड है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, मतलब ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग ये सब कुछ है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल अकाउंटिंग? इसमें से कौन इंटरनेशनल अकाउंटिंग में इंक्लूडेड है? फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, तीनों के तीनों इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। आपके चैप्टर भी यही सब है। हु डेवलप्ड IFRS? किसने IFRS डेवलप्ड किया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 21 में सेम है। वहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ था इश्यूड बाय, यहाँ पे वर्ड हुआ है डेवलप्ड बाय। ओके, मैंने कहा था कि ये रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB फुल फॉर्म वॉज एस्टैब्लिश? कौन सी ईयर में FASB एस्टैब्लिश्ड हुआ था? इट इज़ इन द ईयर 1973। Number 5, which of the following exchange rate is applied to disclosed head office account shown
इन द बुक्स ऑफ फॉरेन ब्रांच वाइल प्रिपेयरिंग कन्वर्टर ट्रायल बैलेंस। कौन सा एक्सचेंज रेट अप्लाइड होता है? ये 1, 2, 3 एंड आई थिंक 4, या ये जो 4 MCQ है 5, 6, 7 एंड 9, ये चारों के चार जो MCQ है वो इसी बेस पर है कि कौन सा एक्सचेंज रेट अप्लाइड होता है। और ये क्या है? ये आपके सम्स में से हैं। आप जब सम काउंट करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे, उसमें एक सम है जिसमें आपको एक्सचेंज रेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है अपनी असेट्स लायबिलिटीज़ को। तो अगर आपको सम आता है तो ये 4 MCQ आएंगे। येस, दिस इज ट्रू। 2020 में ये जो 4 MCQ वो स्पेसिफिकली सम्स ओरिएंटेड है। Which of the following exchange rate is applied to disclose head office account shown in the books of foreign branch while preparing converter trial balance? ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो कन्वर्टर ट्रायल बैलेंस, तो कौन सा एक्सचेंज रेट अप्लाइड होता है हेड ऑफिस अकाउंट में जो फॉरेन ब्रांच में बनता है? तो आंसर है नन ऑफ दी अबो। क्लोजिंग ओपनिंग एवरेज कुछ नहीं, द आंसर इज नन ऑफ दी अबो। नंबर 6, which of the following exchange rate is applied to translate amount sent by foreign subsidiary company to holding company? अमाउंट आपने जो भेजी है फ्रॉम फॉरेन सब्सिडरी टू होल्डिंग कंपनी, तो कौन सा एक्सचेंज रेट अप्लाई होता है? क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। Which of the following exchange rate is applied to translate current assets and current liabilities of foreign subsidiary company? कौन सा एक्सचेंज रेट अप्लाइड होता है जब आप करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज को ट्रांसलेट करते हैं? हियर योर आंसर इज अगेन क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, बट वो डी है। Number 8, in which of the following type of amalgamation assets and liabilities of vendor company are taken without making any changes in its value? उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है और आप सीधी उठाते हैं, एंड दैट इज मर्जर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट इज अप्लाइड टू ट्रांसलेट शेयर कैपिटल ऑफ फॉरेन सब्सिडरी कंपनी? आपका शेयर कैपिटल को ट्रांसलेट करने के लिए क्या यूज होता है? तो दैट इज एक्चुअल एक्सचेंज रेट। In which of the following type of amalgamation assets and liabilities of vendor company are taken at their market value? कहाँ पर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनकी वैल्यू काउंट करते हैं? तो दैट इज इन केस ऑफ परचेज, मतलब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन? ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन के लिए कौन सी सेक्शन यूज होती है? 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग? इसमें से कौन है जो ट्रांसफर प्राइसिंग की मैथड नहीं है? तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। इन तीन में से एक भी आंसर सही नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, 2020 के जो भी MCQs आप देख रहे हैं, और ख़ास करके ये 5, 6 देन 9 देन ये दिस 11, मोस्टली दिस वन ऑल्सो, ये सब आपके पीछे जो MCQ दिए हुए हैं ना उसमें से नहीं है। ये MCQs उन्होंने जिन्होंने भी बनाए हैं वो चैप्टर के अंदर से निकाले हैं। जैसे मैंने बोला नहीं, एक्सचेंज रेट वाला है वो किस में से उठाए हैं? सम्स में से उठाए हैं। सम्स में आपको कैलकुलेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज रेट, तो वो वहाँ से लिए हुए। कुछ चीज़ें जैसे कि इन सेक्शन 92 है वो अंदर से ली हुई है, पैरा में से, क्वेश्चन के आंसर के पैरा में से। तो ज़रूरी नहीं है कि पीछे MCQ इतने सारे दिए हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग के तो उसमें से आएंगे, इस तरह का सीन भी हो सकता है। लेकिन 2021 के जो MCQ हैं वो सारे के सारे पीछे जो दिए हुए हैं उसी में से आए हुए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 और 20 का हमारा MCQ का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम करेंगे 2019 के MCQ सॉल्व। ओके, नाउ मार्च 2019 इंटरनेशनल अकाउंटिंग। मार्च 2019 की, आई एम सो सॉरी, आई डोंट हैव अ प्रिंट आउट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको स्क्रीन में से MCQ पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इवन मैं आपको दिखा भी रही हूँ और आंसर मैं यहाँ पे लिख लूँगी। रिपीट भी हो रहे बहुत सारे आपके काम के भी हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर यूनिट वाइज MCQ होंगे, तो MCQ की क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ MCQ भी ज़्यादा होंगे और आपको वेराइटी भी मिलेगी। सबसे पहला है, नीड ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग अराइजेज ड्यू टू, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग की नीड्स क्यों अराइज होती है? ये हमारा MCQ रिपीट हुआ है और हमारा आंसर आता है ऑल ऑफ, नंबर डी, ऑल। Why? Because need of international accounting arises due to यूरोपियन यूनियन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड ग्लोबल कैपिटल मार्केट। तो जो नीड होती है वो उसकी वजह ये तीनों ही है। सो योर राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट नंबर 2, विच इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कौन है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? फर्स्ट इज इक्विटी शेयर, सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड इज बॉन्ड एंड फोर्थ इज डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी कि डी अगेन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मैंने आपको आगे सिखाया ना कि ADR भी एक आंसर आता है, वही
Now number third is international accounting includes transfer price, consolidated accounts, exchange rate difference या all of this. इसका आंसर भी नंबर 3 का आंसर भी यही आता है, all of this यानी डी. ये भी रिपीट है, रिपीट रिपीट एंड रिपीट, तीनों MCQ 20 और 21 में आ जाते हैं. फॉरेन करेंसी रिस्क अराइजेज इन, फॉरेन करेंसी का रिस्क क्यों खड़ा होता है, ये भी रिपीट है. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फॉरेन ब्रांच ट्रांजेक्शन, आंसर इज ऑल. इन तीनों की वजह से फॉरेन करेंसी रिस्क अराइज होता है, एक्सपोर्ट हो, इम्पोर्ट हो या फिर फॉरेन ब्रांच ट्रांजेक्शन. नंबर 5, for which of the following form international accounting is not helpful to the multinational corporation. इसमें से किस वजह से जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग है वो हेल्पफुल नहीं है फॉर द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. एंड योर राइट आंसर इज डी, कंपटीशन बिटवीन डोमेस्टिक एंटिटीज. घर के ही जो कंपटीशन होती है घर के ही कंपनी के बीच में, उनके बीच की कंपटीशन में इंटरनेशनल अकाउंटिंग हेल्पफुल नहीं है, जो बहुत ऑब्वियस है. सो योर आंसर इज कंपटीशन बिटवीन डोमेस्टिक एंटिटीज. सो नंबर 5 का आंसर है कंपटीशन बिटवीन डोमेस्टिक एंटिटीज. ये आपके क्वेश्चन 1 के 5 MCQ नहीं 6 है, सॉरी 6th वाला रह गया है. 6 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग. इनमें से कौन है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग के लिए करेक्ट है. Principles and conventions are the same across the world. Statutory bodies are same. Professional bodies are same. All of this. And your answer is principle and convention are the same across the world. पूरी दुनिया में इनके जो principle और convention हैं वो same है. Statutory body same नहीं हो सकती, professional body same नहीं हो सकती. So the right answer is A, that is principles and conventions आर सेम अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके, तो ये हो गया आपका 6 MCQ फर्स्ट क्वेश्चन के. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट MCQ, IFRS इशूड बाय, रिपीट, ये भी रिपीट है कि IFRS किसने इशूड किया. एंड योर आंसर इज ए, दैट इज IASB, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ये हम आगे भी MCQ आ चुका है. द सेकेंड MCQ which is engaged in identification, discussion and resolution of financial reporting issue within the framework of IFRS. मतलब IFRS की फ्रेमवर्क के अंदर कौन है जो एंगेज्ड है आइडेंटिफिकेशन में, डिस्कशन में, रिजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, इश्यूज में कौन इन्वॉल्व है. तो आपका आंसर है IFRIC. नंबर 2 आंसर इज ए अगेन, IFRIC. स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर ऑल द फुल फॉर्म. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि MCQ नंबर 3, which is not number 3, which Indian entities are covered under the convergence to IFRS. कौन सी है इंडियन एंटिटीज जो IFRS के अंडर इंक्लूड है, मतलब अंडर कवर हो जाती है. एंड योर आंसर इज ऑल. लिस्टेड एंटिटीज भी आएगा, बैंकिंग एंटिटीज भी आएगा, इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाएगी. तो क्वेश्चन 3 का आंसर है डी, ऑल. चलिए क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 4, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर अंडर IFRS. कौन IFRS के अंडर इंक्लूडेड फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं है. दिस इज ऑल्सो रिपीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट. आंसर इज डी, फंड फ्लो स्टेटमेंट. ओके, द नेक्स्ट नंबर 5, एक्सचेंज ऑफ वेरियस करेंसीज एट फॉरवर्ड रेट इज कॉल्ड. अलग अलग करेंसी का एक्सचेंज फॉरवर्ड रेट को क्या कहते हैं. एंड योर आंसर इज फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. अगेन रिपीट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. MCQ आप ध्यान से सुनिए, पर्टिकुलरली 2019. नंबर 6, IFRS 1 इज रिलेटेड टू. IFRS 1 किस चीज़ से रिलेटेड है. अगेन रिपीट, IFRS 1 रिलेटेड है आपका फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS. मतलब 19 में से ही 20 और 21 के MCQ डिसाइड हुए हैं. इसे देख के ये लगता है. चलिए क्वेश्चन 2 इज कंप्लीट. क्वेश्चन 3 में आपका पहला MCQ है,
रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड एज, मतलब अगर दो कंट्री की करेंसी आप एक्सचेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट MCQ का आंसर है एक्सचेंज रेट, जिसे हम बोलते भी यही है कि ये एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट। नंबर 2, दिस इज फर्स्ट, दिस इज 2। Which transaction protect risk of loss from international transaction? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जो लॉस होता है, रिस्क ऑफ लॉस होता है, उसे हमें बचाता कौन है? एंड योर आंसर इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए थर्ड, an Indian traders buy goods from UK when exchange rate was £1 is equal to 96 and he makes payment on later date when exchange rate was £1 is equal to 95। मतलब पाउंड की वैल्यू जो है कम हो गई है, हमें कम रुपीस देने पड़ रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ £1। पहले हम 96 रुपीज़ देते थे, अब हम 95 देते थे। ही विल रिकॉर्ड फ्रॉम फॉरेन ट्रांजेक्शन, यानी कि उसे फॉरेन ट्रांजेक्शन से क्या होगा? उसने ट्रेडर्स ने गुड्स खरीदा है यूके से जब एक्सचेंज रेट था 96, अब वो पेमेंट करने जा रहा है लेटर ऑन जब एक्सचेंज रेट हो जाता है 95, तो ही विल रिकॉर्ड व्हाट, प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम द फॉरेन ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जो है आपका ये क्वेश्चन ये बहुत हद तक कॉमन सेंस मांगता है। सबसे पहले कि ये आपका जो सम्स रिलेटेड MCQ है जो हमारे एक 2020 के पेपर में भी थे। तो यहाँ पर आपने जिस रेट पर डील की हुई है, गुड्स खरीदे हुए, उसी रेट को आपको पेमेंट करना होता है, लेकिन जब आप पेमेंट करते हो ऑन अ लेटर डेट तब एक्सचेंज रेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो हियर योर आंसर इज ए, प्रॉफिट, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा कम पैसा देना पड़ेगा। यस, क्योंकि आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो 96 से 95 आ गई है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 4, MCQ नंबर 4, अंडर विच अप्रोच द चेंज इन एक्सचेंज रेट इज रिकॉर्डेड एज अ सेपरेट ट्रांजेक्शन। किस अप्रोच में आपका एक्सचेंज रेट जो होता है वो अलग ट्रांजेक्शन की तरह रिकॉर्डेड होता है? ये भी रिपीट है एंड योर आंसर इज डबल ट्रांजेक्शन, डबल ट्रांजेक्शन। दिस इज ऑल्सो रिपीट, दिस इज ऑल्सो रिपीट। ये बहुत नॉर्मल है, कॉमन सेंस मांगता है। नंबर 5, ओरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन प्रॉब्लम इज, दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं, ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन प्रॉब्लम का ओरिजिन पूछ रहा है और ट्रांसलेशन प्रॉब्लम का ओरिजिन है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी कि डी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ओके, तो ये नया है नंबर 5, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट में देख लो, एक आध और भी है, 5 है तो नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसके MCQ सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला MCQ, अंडर which assets of vendor company are incorporated in the financial statement of purchasing company without making any changes in its value। उसके वैल्यू में कोई चेंजेस किए बिना वेंडर कंपनी अपने असेट्स जो परचेजिंग कंपनी में इनकॉर्पोरेट करती है वो किस वैल्यू से करती है, या फिर उस मेथड को क्या कहते हैं? तो यह हमारा आंसर है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, यानी कि ए, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, मर्जर है, नहीं, आंसर इज मर्जर, सॉरी, आंसर इज मर्जर। तो ये आंसर आपका MCQ रिपीट है। नाउ सेकेंड MCQ, अंडर गुडविल और कैपिटल रिजर्व इज रिकॉर्डेड बाय परचेजिंग कंपनी। अच्छा, कौन सी मेथड में गुडविल और कैपिटल रिजर्व परचेजिंग कंपनी रिकॉर्ड करती है? तो दैट इज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इसका आंसर था नेचर ऑफ परचेज, विच इज बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। When present monetary value of an asset is less than the future monetary value due to inflation, the difference is recorded। Inflation की वजह से वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है जनरली, तो जो प्रेजेंट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ असेट होती है वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस डिफरेंस को क्या कहते हैं? तो उस डिफरेंस को कहते हैं ए, यानी कि होल्डिंग गेन। ये सब रिपीट नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स, होल्डिंग NG, होल्डिंग गेन। ओके, नंबर 3। नंबर 4, कन्वर्जन फैक्टर अंडर करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग, फॉर्मूला है कन्वर्जन फैक्टर का अंडर करंट परचेजिंग पावर, यानी कि CPP। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है
ए इंडेक्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. नंबर 4 ए फॉर्मूला है इंडेक्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर divided by index at the date of transaction. मैं बहुत ही बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग में लिख रही हूँ ताकि आपको MCQ के आंसर याद रहे. इंडेक्स एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. तो ये हो गया आपका MCQ नंबर 4. नाउ MCQ नंबर 5 एंड लास्ट. Under which method financial assets and financial liabilities are classified into non-monetary items and monetary items? Again, your answer is CPPA. करंट परचेजिंग पावर, CPP. करंट परचेजिंग पावर मेथड के अंदर आपकी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी असेट्स में कन्वर्ट यानी कि आइटम्स में कन्वर्ट होती है. ओके, सो ओके नाउ इन गुजराती. सो मार्च 2019 का जो पेपर है उसके हम गुजराती के MCQ सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आंतरराष्ट्रीय हिसाबी પદ્ધતિની જરૂરિયાત ખાલી જગ્યાના કારણે ઉદ્ભવી. એન્ડ યોર આન્સર ઇઝ આ બધા જ. યુરોપિયન યુનિયન, બહુરાષ્ટ્રીય કોર્પોરેશન, વૈશ્વિક મૂડી બજાર, આ બધાના કારણે જરૂરિયાત ઉદ્ભવી. આ પણ રિપીટેડ MCQ છે. પછી બીજો છે ખાલી જગ્યા આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સાધન છે. તો ડિપોઝિટરી રિસિપ્ટ આ પણ રિપીટેડ છે. ડિપોઝિટરી રિસિપ્ટ અથવા ADR આ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સાધન છે. આંતરરાષ્ટ્રીય હિસાબી પદ્ધતિમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો આંતરરાષ્ટ્રીય હિસાબી પદ્ધતિમાં આ બધાનો સમાવેશ થાય છે જેને હું વાંચીશ. ફેરબદલી કિંમત, સંકલિત હિસાબો, વિનિમય દર તફાવત આ બધા જ આવે. ચોથા નંબરનો છે વિદેશી ચલણ જોખમ ખાલી જગ્યામાં ઉદ્ભવ્યું છે. તો વિદેશી ચલણ જોખમ છે એ પણ આ બધામાં જ ઉદ્ભવ્યું છે. નિકાસ, આયાત અને વિદેશી શાખાના વ્યવહારો આમાંથી 1, 2, 3, 4 4 રિપીટ છે. ઓકે, એટલે કે 20 અને 21માં પૂછાયેલા છે. ચલો બીજો ક્વેશ્ચન નંબર 2નો પહેલો MCQ. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય પ્રગટીકરણના ધોરણો IFRS ખાલી જગ્યા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે. IASB આ પણ રિપીટેડ છે. બીજો, આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય પ્રગટીકરણના ધોરણોના સંદર્ભમાં ખાલી જગ્યા નાણાકીય અહેવાલ પ્રેષણની સમસ્યાની શોધ, ચર્ચા અને તેના ઉકેલ સાથે સંકળાયેલ છે. અને તમારો જવાબ છે AIFRIC, ઇફ્રિક. બરાબર, ફૂલ ફોર્મ બધાના યાદ કરી લેજો, તમારી બુકમાં છે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય પ્રગટીકરણના ધોરણો હેઠળ ખાલી જગ્યા ભારતીય એકમોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. આ બધાનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે નાણાકીય પ્રગટીકરણ માટે. નોંધાયેલ એકમો, બેન્કિંગ એકમો, વીમા કંપનીઓ બધાનો જ. ચોથા નંબરનો MCQ. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય પ્રગટીકરણના ધોરણો હેઠળ ખાલી જગ્યાનો સમાવેશ નાણાકીય અહેવાલમાં થતો નથી. આ પણ રિપીટ છે. ચોથા નંબરનો જવાબ આવે ભંડોળ પ્રવાહ પત્રક, એમનો સમાવેશ થતો નથી. એ સિવાય રોકડ પ્રવાહનો, ઇક્વિટીના ફેરફાર, નાણાકીય સ્થિતિનું પત્રક આ બધાનો સમાવેશ થાય છે. ખાલી જગ્યા એટલે એવી સમજૂતી જેમાં જુદા જુદા ચલણોની ફોરવર્ડ દરે આપ લે થાય છે. કઈ સમજૂતીમાં ફોરવર્ડ દરે આપ લે થાય છે? તો તમારો જવાબ આવે ફોરવર્ડ એક્સચેન્જ કોન્ટ્રાક્ટ, એટલે કે ફોરવર્ડ વિનિમય કરાર, D. ઓકે, આગળ વધીએ. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય પ્રગટીકરણનું ધોરણ 1 એટલે કે IFRS, ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ખાલી જગ્યા સાથે સંબંધિત છે. તો તમારો જવાબ આવે કે એ સંબંધિત છે ફર્સ્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય પ્રગટીકરણ ધોરણની પ્રથમ વખત સ્વીકૃતિ. આ પણ રિપીટ છે, એના ઉપરનો બી રિપીટ છે. ઓકે, એટલે 19માંથી ઘણા બધા જે MCQs છે એ 20 અને 21માં પૂછાયા છે. ચલીએ, બે જુદા જુદા દેશોના ચલણો વચ્ચેના વિનિમયનો ગુણોત્તર એટલે શું? અહીંયા આપણે વાત કરી છે ક્વેશ્ચન 3નો પહેલો. જવાબ આવે ફર્સ્ટ એક્સચેન્જ રેટ, એટલે કે વિનિમય દર. અલગ અલગ દેશો વચ્ચે તો એક્સચેન્જ રેટથી જ કામ થાય ને. ખાલી જગ્યાનો વ્યવહાર આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારમાં થતા નુકસાનના જોખમો સામે રક્ષણ આપે છે. તો કોણ નુકસાનના સામે રક્ષણ આપે? તો અહીંયા તમારો જવાબ આવે ફોરવર્ડ કરારો. ભારતીય વેપારીએ યુકેથી માલ ખરીદ્યો જેનો ભાવ એ વખતે હતો £1.96 અને જ્યારે હવે ચૂકવણી કરશે ત્યારે એનો પાઉન્ડ છે ₹1.95. તે વિદેશના વ્યવહારની કઈ નોંધ કરશો? નફાની, નુકસાનની, નફા નુકસાન બંને કે નફા નુકસાન કોઈ નહીં? તો જવાબ આવે નફો. નંબર 4, કયા અભિગમ હેઠળ ચલણ દરમાં ફેરફારની નોંધ અલગ વ્યવહાર તરીકે કરવામાં આવે છે? તો અહીંયા વ્યવહાર જેને કહીએ કે બે ટ્રાન્ઝેક્શન, ડ્યુઅલ ટ્રાન્ઝેક્શન જેને કહીએ એ દ્વિવ્યવહાર આવે. આ પણ રિપીટ છે. નંબર 5, રૂપાંતરની સમસ્યાનું ઉદ્ભવ સ્થાન શું છે? એટલે કે એક્સચેન્જનું જે પ્રોબ્લેમ છે એનું ઉદ્ભવ સ્થાન શું છે? તમારો જવાબ આવે પરિવર્તનશીલ વિનિમય દર, ફ્લેક્સિબલ. બદલાતો રહે ને એટલે બધો પ્રોબ્લેમ ત્યાં જ ઊભો થાય. જે સ્થિર રહે ને એમાં પ્રોબ્લેમ ના થાય. ચલીએ હવે આપણે નેક્સ્ટ કરીએ. ક્વેશ્ચન 4નો પહેલો. ખાલી જગ્યા હેઠળ
વેચનાર કંપનીની મિલકતો ખરીદનાર કંપની દ્વારા તેના નાણાકીય પત્રકોમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેરફાર વગર સમાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા વિલીનીકરણનું આવશે, તો તમારો જવાબ આવશે કે વિલીનીકરણ પણ વિલણી પ્રકારનું સંયોજન, ખરીદી પ્રકારનું નહીં. અને બીજામાં કે શેના હેઠળ ખરીદનાર કંપની દ્વારા પાઘડી કે મૂડી અનામત નોંધવામાં આવે છે, તો અહીંયા જવાબ આવે કે ખરીદીના પ્રકારનું સંયોજન. બરાબર, આ તમારા અકાઉન્ટ્સનું ચેપ્ટર હતું એક સમયે. ચલો હવે આગળ વધીએ. જ્યારે મિલકતોનું વર્તમાન નાણાકીય મૂલ્ય ફુગાવાને કારણે તેના ભવિષ્યના નાણાકીય મૂલ્ય કરતાં ઓછું હોય ત્યારે તફાવત કેવી રીતે નોંધવામાં આવે છે. તમારું જે નાણાકીય મૂલ્ય ભવિષ્યના નાણાકીય મૂલ્ય કરતાં ઓછું હોય તો એનો જે તફાવત છે એ તમારો ધારકનો નફો કહેવાય. વર્તમાન ખરીદ શક્તિ હિસાબી પદ્ધતિ હેઠળ રૂપાંતર અવયવ, એટલે કે અહીંયા ફોર્મ્યુલા પૂછ્યું છે રૂપાંતર અવયવનો, તો રૂપાંતર અવયવનો જે ફોર્મ્યુલા છે એ ફર્સ્ટ આવે હિસાબી વર્ષના અંતે સૂચકાંક ભાગ્યા વ્યવહારની તારીખનો સૂચકાંક. બરાબર, અને છેલ્લું MCQ છે કે કઈ પદ્ધતિ હેઠળ નાણાકીય મિલકતોના નાણાકીય જવાબદારીઓને નાણાકીય બાબતો અને બિન નાણાકીય બાબતો વચ્ચે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. તે પદ્ધતિનું નામ છે પહેલું વર્તમાન ખરીદ શક્તિ હિસાબી, CPP કરંટ પરચેઝિંગ પાવર પદ્ધતિ હેઠળ તમે તમારી મિલકતો અને જવાબદારીને નાણાકીય અને બિન નાણાકીય બાબતો વચ્ચે ડિવાઈડ કરો છો. તો આ થઈ ગયા તમારા ગુજરાતીના MCQના આન્સર. જેમ મેં તમને કીધું કે ટોટલ આપણે જો ચેક કરીએ કે આપણે કેટલા MCQ સોલ્વ કર્યા આ વિડીયોની અંદર, તો 2019ની અંદર જે MCQ પૂછાયા છે ટોટલ એ છે 22, 6, 6, 5, 5. બરાબર, એટલે 6, 6, 12 ને 10 એટલે 22 થયા. અને 2020 અને 21માં 12, 12 એટલે 22 ને 24. એટલે આમ જોવા જઈએ તો આપણે આ વિડીયોની અંદર 46 MCQ સોલ્વ કર્યા. 46માંથી 5 બી પૂછાય તો તમારા 10 માર્ક્સ પાકા. ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ્સ આ વિડીયો ધ્યાનથી જુઓ, રિપીટેડલી જુઓ, MCQના આન્સર રિપીટેડલી સાંભળો અને લર્ન કરી નાખો, એટલે તમારા MCQના 10 માર્ક્સ ઊભા. બરાબર, આપણે એવું ના વિચારીએ કે બધા પૂછે, પણ અમુક તો પૂછાશે જ. બરાબર, ચલો હવે જે નેક્સ્ટ વિડીયો છે જે મેં વાત કરી હતી એ હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયો અથવા આ પહેલો વિડીયો હોઈ શકે, ડિપેન્ડ, કે જેમાં હું તમને ઇન્ટરનેશનલ અકાઉન્ટિંગમાં કઈ થિયરી કરવી, પેપર સ્ટાઇલ શું છે ને એ પ્રમાણે તમારે શું તૈયાર કરવું તો તમને એક્ઝામમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નડે નહીં. ઓકે, તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. બાય સ્ટુડન્ટ્સ.